वाह! इतने सारे सवाल और वो भी मुश्किल वाले, डेविड। सबसे पहले मैं उस बात का ज़िक्र कर रहा हूँ जो ओवेन ने अभी रिपोर्ट की है, जो वाक़ई में ताज़ा खबर है, मैं मानता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस घोषणा से इज़राइल बहुत नाखुश है। और मुझे हैरानी होगी अगर इज़राइल ने उस बात से सहमति जताई है, जो ट्रंप ने अभी-अभी घोषित की है। अब मैं मानता हूँ कि इज़राइल को सहमत होना पड़ा क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच संबंध बहुत नाजुक हैं। लेकिन बेशक ये ऐसी बात है जिससे नेतन्याहू इससे खुश नहीं है और शायद कई अन्य इजरायलियों के लिए भी युद्ध को लंबा खींचना और नेतन्याहू के अनुसार सभी मोर्चों पर, जिसमें ईरान भी शामिल है, अंतिम जीत हासिल करने की कोशिश करना ताकि शासन को गिराने की परिस्थितियां बनाई जा सकें। इनमें से कोई भी चीज हासिल नहीं हुई और अगर ईरान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो सबसे अधिक संभावना है कि ये कभी हासिल नहीं होंगी। और इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि आपने कहा, ये बड़ी खबर है। मेरा मतलब है, इन समझौतों में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, उन पर जारी की गई कोई भी रिपोर्टें वास्तव में इन मुद्दों पर इजराइल की स्थिति से काफी दूर रही हैं। तो यह निश्चित रूप से एक दिलचस्प मामला है। और एक बात डेविड, आप जानते हैं कि ये उन प्रमुख कारणों में से एक था जिसकी वजह से नेतन्याहू ने कोशिश की थी, चुनावों को जितना हो सके टालने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर भी आप जानते हैं ये अंतिम नहीं है, लेकिन फिलहाल ये ऐसी चीज है जिससे नेतन्याहू खुश नहीं होंगे। और आप जानते हैं, लेकिन चुनावों तक पहुंचने के लिए उन्हें अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स या अपने राजनीतिक सहयोगियों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि दोनों मामलों में गठबंधन कमजोर हो रहा है। देखिए, इन प्रदर्शनों और इस राजनीतिक प्रदर्शन को हम यहां सड़कों पर फिर से देख रहे हैं इसी वक्त। देखिए, क्या प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस समय इस स्थिति में हैं कि वे घबरा रहे हैं? क्या वो इन बदसूरत प्रदर्शनों के दौरान, जो उनके राजनीतिक साथियों द्वारा राष्ट्रीय भागीदारी के खिलाफ हो रहे हैं, सच में दुबके बैठे हैं? मेरा मतलब है, क्या यही उनकी हार का कारण बन सकता है? जैसा मैंने कहा, यह चुनाव में सबसे विवादास्पद मुद्दा बन सकता है। हाँ, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उन्हें अपना गुट बनाए रखना है जो 2015 से उनका साथ देता आ रहा है। अपने गुट के प्रति वफादार रहने के लिए उन्हें बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ती है। इनमें से कुछ रियायतें उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं, खासकर तथाकथित भर्ती कानून के मामले में, जो लागू नहीं हुआ। और नेतन्याहू कई धार्मिक लोगों को सेना में सेवा करने से छूट देते हैं, खासकर आजकल। और यहाँ तक कि हाल ही में मूलभूत कानून, जिसे सुप्रीम कोर्ट में किसी भी अपील को रोकने के लिए बनाया जाना चाहिए था, तोरा अध्ययन, जो उन लोगों के लाभों को संतुलित करता है जो तोरा का अध्ययन करते हैं और जो सेना में सेवा करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये कुछ ऐसा है जो नेतन्याहू के विचारधारा के खिलाफ है। लेकिन ये एक अजीब स्थिति है कि नेतन्याहू धार्मिक पार्टी का नेतृत्व करते हैं, इसलिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और जाहल का पुतलिच जायोनिस्ट मोर्चा वही हैं जो सेना में सेवा का बोझ उठाते हैं। वो फिर चुने जाने के लिए नेतन्याहू पर निर्भर होकर अपनी विचारधारा छोड़ता है। सर्वेक्षणों के अनुसार वो मुश्किल से, अगर पार करता भी है, न्यूनतम सीमा पार कर पाता है। और पिछले चुनावों में नेतन्याहू ने उसकी मदद की थी, वो इसकी कीमत चुका रहा है। ये अजीब स्थिति है और जैसा आपने कहा, ये आगामी चुनावों में बड़ा मुद्दा बनेगा।